नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति एस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षायोग्य करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी व लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्योंकि 16 अप्रैल के सवाल से। तो सवाल था हमारा कि अप्रैल 2026 में कौन नक्सल मुक्त घोषित हुआ। तो चार विकल्प दिए थे इसमें, जिनमें था बिहार, तेलंगाना, उड़ीसा या फिर झारखंड। तो नक्सल मुक्त घोषित हुआ है ये तेलंगाना, सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से तेलंगाना, जो कि 2026 में नक्सल मुक्त घोषित किया गया है और यह राज्य में जो कि शांति, सुरक्षा और विकास की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी गई है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2026 में भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई। चार विकल्प है, 4.5%, 4.9%, 5.1% या फिर 5.5%। तो मार्च 2026 में अगर भारत की बेरोजगारी दर देखें तो ये बढ़कर हो गई है 5.1%। सही विकल्प होगा 5.1%। और यह पिछले 5 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। मतलब इसका मतलब है कि नौकरी पाने वालों की संख्या कम हुई और वहीं बेरोजगार लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। शहरी क्षेत्रों में जो कि बेरोजगारी ज्यादा बढ़ी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी कम मृत्यु हुई है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 के लिए कितनी राशि मंजूर की है। चार विकल्प है, 5,000 करोड़, 8,000 करोड़, 10,000 करोड़ या फिर 15,000 करोड़ रुपए। तो अब केंद्र सरकार ने जो कि स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ जो कि 2.0 के लिए इसने दी है इसमें से 10,000 करोड़। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से 10,000 करोड़ का फंड मंजूर किया है। और इस योजना का उद्देश्य है कि नए स्टार्टअप्स को पैसा और निवेश दिलाना ताकि वे आगे बढ़ सके, और खास तौर पर यह फंड जो कि एआई, रोबोटिक्स, बायोटेक, मैन्युफैक्चरिंग और नए इनोवेशन वाले स्टार्टअप्स के लिए उपयोगी होगा। आसान भाषा में कहें तो केंद्र सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए ही स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 लॉन्च किया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 जीतकर विश्व चैंपियन के लिए जो कि चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है। चार विकल्प है, कोनेरू हम्पी, आर वैशाली, दिव्या देशमुख या फिर तानिया सचदेव। तो वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 में जीतकर विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाली ये बनी है आर वैशाली। सही विकल्प होगा यहाँ से आर वैशाली। भारतीय शतरंज खिलाड़ी में जो कि आर वैशाली ने वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 में जीत लिया और इस जीत के साथ उन्होंने वुमेन्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई किया। वे उपलब्धि जो कि ये उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की दूसरी महिला खिलाड़ी बनी है। इनका मुकाबला मौजूदा विश्व चैंपियनशिप जुवेंजन से होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस आर्थिक गलियारे का उद्घाटन किया। चार विकल्प हैं, दिल्ली मुंबई आर्थिक गलियारे, दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा, चेन्नई बेंगलुरु आर्थिक गलियारा या फिर अमृतसर कटरा आर्थिक गलियारा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन किया है। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। और यह परियोजना जो कि दिल्ली और उत्तराखंड के बीच यात्रा को तेज और आसान बनाने जाने के लिए की गई है, जिससे इससे पर्यटन, व्यापार, रोजगार और परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, बड़ा लाभ मिलेगा। वहीं इस कॉरिडोर से देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश और मसूरी जैसे स्थानों तक पहुंच आसान होगी। उत्तराखंड की क्या है कि उत्तराखंड के अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा इससे। वहीं चार धाम यात्रा और पर्यटन को लाभ होगा और पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखा गया है।
ये इसके कुछ बेनिफिट थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मार्च 2026 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया। 4 विकल्प दिए इसमें, जिनमें से संजू सैमसन और अमेलिया कीर, जसप्रीत बुमराह और वैथ मुनी, विराट कोहली और मैंगलैन, या फिर रोहित शर्मा और अयापुंगा खाका। तो हाल ही में मार्च 2026 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से चुना गया है संजू सैमसन और अमेलिया केर को। ये हैं अमेलिया केर और ये हैं संजू सैमसन। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से संजू सैमसन, ऑप्शन ए। संजू सैमसन ने, जो कि आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में शानदार बल्लेबाजी की, वहीं अमेलिया केर ने, जो कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये न्यूजीलैंड की हैं, इंडिया के हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उन्नत जेट इंजन के सह विकास हेतु एचएएल ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो 4 विकल्प है, बोइंग, जी एरोस्पेस, एयरबस, या फिर लॉकहीड मार्टिन। इनमें से सही विकल्प हो जाएगा जी एरोस्पेस। भारत की रक्षा शक्ति बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये एचएएल का फुल नेम है, इसने जे एरोस्पेस के साथ समझौता किया। इस समझौते के तहत जो कि F414 जेट इंजन भारत में बनाए जाएंगे। वहीं ये इंजन भविष्य के स्वदेशी लड़ाकू विमानों में लगाए जाएंगे, जिसमें इससे भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। वहीं इस समझौते का उद्देश्य है कि भारत में जो कि F414 जेट इंजन का निर्माण करना, और यह इंजन आधुनिक लड़ाकू विमानों में उपयोग किया जाता है। बात करें F11 जो कि F414 जेट इंजन की, तो F414 एक शक्तिशाली टर्बोफैन इंजन होता है, जिसका उपयोग तेज और आधुनिक फाइटर जेट्स में किया जाता है। वहीं यह इंजन ज्यादा गति, ताकत और भरोसेमंद प्रदर्शन देता है। भारत के लिए आखिरकार ये महत्वपूर्ण क्यों है। तो भारत जो कि अब अपने लड़ाकू विमानों के लिए इंजन खुद बना सकेगा, वहीं विदेशी देशों पर निर्भरता कम होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भारत को बढ़ावा मिलेगा, जो कि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। वहीं नई तकनीक भारत को मिलेगी। आखिर इसमें किन विमानों में उपयोग होगा, ये क्वेश्चन आता है ये। तो यह इंजन भारत के आने वाले स्वदेशी लड़ाकू विमानों में लगाया जा सकता है, जिसमें पुराने विमानों की जगह नए आधुनिक विमान तैयार होंगे। ये था F414 जेट इंजन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए इसमें। कथन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2026 में कर्नाटक में श्री गुरु भैरव मंदिर का उद्घाटन किया। वहीं दूसरा कथन है कि यह मंदिर श्री आदि चंचनगिरी महासंस्थान मठ में स्थित है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनने हैं। तो 4 विकल्प दिए इसमें, केवल कथन ए सही है, केवल कथन दो जो कि 2 सही है, या फिर कथन ए और बी दोनों सही है, या कथन ए और बी दोनों गलत है। लेकिन सही विकल्प होगा इसमें से कथन सी। विकल्प इसमें सही वाला सही हो जाएगा, क्योंकि कथन ए और बी दोनों सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2026 में कर्नाटक में श्री गुरु भैरवकक्क मंदिर का उद्घाटन किया। वही यह मंदिर श्री आदि चंचनगिरी महासंस्थान मठ में स्थित है, जो कि दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध धार्मिक और सामाजिक संस्थान है। यह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक परंपरा, सेवा और ज्ञान का प्रतीक भी है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे धार्मिक स्थल समाज को सही दिशा देने के कार्य करते हैं। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि भारत की पहचान उसकी संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत और मानवीय मूल्यों से होती है। ऐसे मंदिर नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का काम करते हैं। वहीं इस दौरे के दौरान अन्य महत्वपूर्ण भी कार्य किए गए, जैसे प्रधानमंत्री ने कर्नाटक यात्रा के दौरान ज्वालापीठ में दर्शन किए, श्री काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की, वहीं श्री बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी को श्रद्धांजलि दी। आखिरकार ये खबर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्वेश्चन बनते हैं हमारे। तो भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा मिलता है, इससे धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन मिलता है, समाज सेवा और शिक्षा में धार्मिक संस्थानों की भूमिका
सामने आती है, वहीं लोगों में आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ती है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इन्फोसिस ने किस टेनिस खिलाड़ी को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया? चार विकल्प हैं: नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, कार्लोस अल्काराज या फिर रोजर फेडरर को। सही विकल्प होगा इसमें से कार्लोस अल्काराज। ये है कार्लोस अल्काराज। भारतीय आईटी कंपनी इन्फोसिस ने स्पेन के स्टार टेनिस खिलाड़ी जो कि कार्लोस अल्काराज को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस साझेदारी का उद्देश्य जो कि खेल और टेक्नोलॉजी को जोड़ना है। वह इन्फोसिस ने अपने एआई प्लेटफॉर्म इन्फोसिस टॉवर्स का उपयोग करेगा इसमें, और इससे खिलाड़ियों की ट्रेनिंग, रणनीति और प्रदर्शन बेहतर होगी। इन्हीं के जैसे कुछ और लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जैसे स्मृति मंदाना को भी हाल ही में 1-8 की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वहीं ए आर रहमान जो कि यामाहा म्यूजिक इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। सुदर्शन पटनायक जो कि जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए। वहीं महेंद्र सिंह धोनी जो कि भीम भुगतान ऐप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। रवींद्र जडेजा जो कि सिटी यूनियन बैंक के प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर बने। वहीं कियारा आडवाणी जो कि मेवलिन न्यूयॉर्क इंडिया की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है। जानवी कपूर ये न्यू बैलेंस की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए जो कि ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने जियो फोन पर कौन सी फीचर फोन बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो चार विकल्प है: बॉब पे प्लस, बॉब वर्ल्ड लाइट, बॉब मोबाइल मैक्स या फिर जियो बैंकिंग ऐप। जिनमें से सही विकल्प होगा बॉब वर्ल्ड लाइट। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो कि रिलायंस जियो के साथ मिलकर बॉब वर्ल्ड लाइट सेवा शुरू की है। यह ऐप खास तौर पर जियो फोन और फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए बनाया गया है। मतलब बिना स्मार्टफोन के भी लोग बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे, और इससे ग्रामीण और छोटे शहरों में जो कि डिजिटल बैंकिंग बढ़ेगी। इनमें कुछ जैसे सुविधाएं भी मिलेंगी, जैसे पैसे भेजना हो गया, प्राप्त करना, यूपीआई से भुगतान करना, मोबाइल रिचार्ज करना, बिजली पानी आदि की बिल भरना, ये जैसे आसान कीपैड से इस्तेमाल करना और खाते की जानकारी देखना, ये सभी सुविधाएं इसमें मिलेंगी। वहीं यह योजना आखिरकार महत्वपूर्ण क्यों है? तो जैसे डिजिटल समावेशन, ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ। मतलब डिजिटल समावेशन मतलब जो लोग अब तक बैंकिंग ऐप नहीं चला सकते, वे भी अब डिजिटल बैंकिंग कर पाएंगे। गांव और छोटे शहरों के लोग भी बैंक शाखा जाने की जरूरत कम होगी उन्हें। और वहीं जैसे हो गया कैशलेस अर्थव्यवस्था, जैसे ऑनलाइन भुगतान बढ़ेगा और नकद पर निर्भरता कम होगी। आसान और सस्ती सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कम कीमत वाले फोन में भी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध होंगी। तो ये सभी इसलिए ये इतना महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में स्थापित होगा? तो चार विकल्प दिए इसमें, जिनमें से देखते हैं। जिनमें से है गुजरात, पंजाब, बिहार या हरियाणा। सही विकल्प होगा इसमें से गुजरात। टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड जो कि भारत की पहली बड़ी चिप निर्माण इकाई लगाने जा रही है, जिसमें यह परियोजना गुजरात के धौलेरा में स्थापित होगी। सरना जो कि सरकार ने इसके लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र मतलब एसईजेड को मंजूरी दी। इस परियोजना में जो कि लगभग 91,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। यह भारत की जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि हाल ही में अप्रैल 2026 में हिम सरोवर परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई? तो चार विकल्प दिए इसमें, जिनमें से है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ या फिर दिल्ली। तो सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। साथ ही युक्ति आईएएस ऐप डाउनलोड कर लें, जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली एमसीक्यूज, करेंट अफेयर्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, दोनों देख सकते हैं वहां से। कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट न जाए, इसलिए टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन सभी पर जो कि फॉलो कर ले।
वहीं युक्ति आईएएस ऐप और सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।